हेलो। नए दिन में नए वीडियो के साथ आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, रेंट वर्सेस बाय का। या घर हमें भाड़े पे लेना चाहिए या हमको खरीदना चाहिए। तो इस सवाल का आज हम सही जवाब जानेंगे। 3 साल पहले मैंने मुंबई में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी थी। आज लगभग 3 साल के बाद मुझे पोजेशन मिल चुका है और मैं उसका इंटीरियर करवा रहा हूँ। इस पूरे सफर के दौरान मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्या मुझे घर खरीदना चाहिए था या इतने साल किराए पर रहकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। क्योंकि हम सबने एक बात तो जरूर सुनी है कि भाड़े का घर रेंट देना यानी पैसा बर्बाद करना, लेकिन क्या ये सच है? आज इसी सवाल का जवाब हम नंबर्स के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, रेंट वर्सेस बाय में सिर्फ ईएमआई और रेंट का कंपैरिजन नहीं होता है। अगर मैंने घर नहीं खरीदा होता तो मेरी बची हुई इनकम कहाँ इन्वेस्ट करता, और दूसरी तरफ अगर मैंने घर खरीद लिया तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी। यानी हमें कंपैरिजन करना होता है प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन और बचा हुआ रेंट, और उसके सामने जो हमने डाउन पेमेंट किया है, हमारा ईएमआई पेमेंट, इंटरेस्ट, मेंटेनेंस, जो भी टैक्स लगे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। अब एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए मुंबई में आपको 1.5 करोड़ का घर एक पसंद आया। आप 50 लाख का डाउन पेमेंट लेते हो, 1 करोड़ का होम लोन लेते हो। अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट 8% है और आप लोन का टेन्योर लगभग 20 साल रखते हो, तो आपकी ईएमआई लगभग 84,000 रुपीज पर मंथ के आसपास आएगी। और उसी घर अगर आप रेंट पे लेने जाओगे तो आपको महीने का 50,000 रेंट लगता है। पहली नजर में लगता है कि रेंट सिर्फ 50,000 है और ईएमआई 84,000 है, तो रेंट बेटर होगा। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ईएमआई का पूरा 84,000 खर्च नहीं होता है। उसके एक हिस्सा प्रिंसिपल रिपेमेंट में जाता है और एक ही पोर्शन इंटरेस्ट में जाता है। जैसे जैसे आप टेन्योर में आगे बढ़ोगे, प्रिंसिपल का प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जो आपके लोन के एक्चुअल लोन के अगेंस्ट जाएगा, और इंटरेस्ट का कंपोनेंट कम होते जाता है। यानी आपका पैसा प्रॉपर्टी में जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दिया, उसका क्या? अगर वही 50 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए होते लॉन्ग टर्म, मान लीजिए 10% एनुअल रिटर्न मिलता, तो वो पैसा भी कंपाउंड करता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है ईएमआई और रेंट को कंपेयर करते हैं कि मेरी ईएमआई 80,000 है, रेंट 40,000 है, इसलिए रेंट लेने वाला फायदे में होगा। नहीं, आपको कंपेयर करना चाहिए रेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिफरेंस, कि आपका जो भी डिफरेंस है वो आपने कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट किया है वर्सेस जो आपका ईएमआई है और आपको प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन में क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसमें आपको ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, लीगल एक्सपेंसेस, इंटीरियर, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी चार्जेस। और अगर आप जल्दी घर बेचते हैं तो बाइंग सेलिंग कॉस्ट भी आपका रिटर्न काफी कम कर सकता है। क्या रेंट लेना हमेशा बेहतर होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप 2-3 साल में घर बदल सकते हो और आपका जॉब लोकेशन अनसर्टन है कि आपकी जॉब की लोकेशन बार बार चेंज हो सकती है या आपको बिजनेस के लिए बार बार आपका लोकेशन चेंज करना पड़ सकता है, अगर प्रॉपर्टी की ये रेंटल यील्ड काफी कम है और आपके पास डिसिप्लिन है कि आप डाउन पेमेंट और मंथली सेविंग्स जो आपको होगा, जो रेंट और ईएमआई का डिफरेंस है, वो आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहोगे, तो रेंटिंग फाइनेंशियली आपको सेंसिबल लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या हर इंसान उस डिफरेंस को इन्वेस्ट करेगा? अगर रेंट 50,000 है और ईएमआई 80,000 है, तो थियोरिटिकली आपको 30,000 हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हम उस 30,000 रुपए को इन्वेस्ट करेंगे? जैसे अपना डाइनिंग आउट, ट्रैवल, शॉपिंग, लाइफस्टाइल अपग्रेड, और फिर इन्वेस्टमेंट की जगह अगले महीने शुरू करेंगे। यहीं पर बाइंग का एक हिडन बेनिफिट आ जाता है। होम लोन एक तरीके से फोर्स्ड सेविंग है। जब आप ईएमआई देते हो तो आप सिर्फ बैंक को पैसा नहीं दे रहे हो, आप धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप बढ़ा रहे हो। यानी होम लोन कई लोगों के लिए एक तरह की फोर्स इन्वेस्टमेंट बन जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी फायदा है जब प्रॉपर्टी अच्छी हो और आप लंबे समय तक होल्ड करो। एक खराब प्रॉपर्टी को सिर्फ इसलिए खरीदना कि ईएमआई तो इन्वेस्टमेंट है, गलत सोच है। अभी मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ।
आज मैं बात करता हूँ मेरे पर्सनल जर्नी की। मैंने करीब 3 साल पहले मुंबई में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी। उस समय भी मुझे ये कैलकुलेशन करना पड़ा था, रेंट पर रहूं या फिर अपना घर खरीदूं। बाइंग डिसीजन लेते समय सिर्फ प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं देखा, मैंने देखा लोकेशन, कनेक्टिविटी, फ्यूचर डेवलपमेंट, बिल्डर क्रेडिटेबिलिटी, लोन अफोर्डेबिलिटी। अभी इसका मतलब लोकेशन, कि आपकी प्रॉपर्टी किधर बेस्ड है, आप कौन से लोकेशन में ले रहे हो। कनेक्टिविटी, क्या आपके घर के पास कोई रेलवे स्टेशन है, कोई नया मेट्रो आ रहा है, कोई फ्लाईओवर आ रहा है, किधर कुछ कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। फ्यूचर डेवलपमेंट, कि आपके घर के आजू बाजू में कितना डेवलपमेंट है, क्या वो एरिया डेड होते जा रहा है, क्या लोग वहाँ पे रहने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। फिर लोन अफोर्डेबिलिटी, कि आपको जितना घर कितने वैल्यू के आप घर खरीद रहे हो, कितना डाउन पेमेंट कर पाओगे आप, डिफरेंशियल आपका ईएमआई होगा, आपकी ईएमआई कितनी बैठेगी, क्या आप वो ईएमआई भर पाओगे, आप वो अफोर्ड कर सकते हो। और लास्ट होता है बिल्डर क्रेडिटेबिलिटी, कि बिल्डर प्रोजेक्ट सही से टाइम पे डिलीवर करेगा, कहीं अटका ना दे, तो क्या इस प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाऊंगा मैं। ये भी एक मैंने अपने आप को पूछा था। और आज 3 साल बाद जब मेरे घर का इंटीरियर चल रहा है तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि घर खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं था, वो एक लाइफस्टाइल डिसीजन था। जब मैं अपने घर को अपने से रिनोवेट करवा रहा हूँ, जब मैं अपना इंटीरियर खुद करवा रहा हूँ, फैमिली के लिए भी एक स्टेबिलिटी होती है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि किस जगह पे आप अगले कुछ सालों तक रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा डिसीजन हर किसी के लिए सही है। किसी को भी घर कब खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से घर खरीदने से पहले आपको 5 सवाल पूछने चाहिए। पहला, क्या आप कम से कम 7 से 10 साल उस शहर में रहना चाहते हो? अगर आंसर आपका अनसर्टन है कि नहीं मेरी जॉब चेंज हो सकती है, मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो आपको रेंट लेना चाहिए। क्या ईएमआई आपकी इनकम अननेसेसरी स्ट्रेच कर रही है? अगर घर खरीदने के बाद इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, लाइफस्टाइल, सब चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो डोंट जस्ट बाय के आपको सब खरीद रहे तो मैं भी खरीद लूं। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है, इन केस आपकी जॉब चली जाती है, कुछ भी XYZ रीजन से आपके बिजनेस में आपको लॉस हो जाता है, फॉर वॉट एवर रीजन, क्या आपके बैंक में एक सफिशिएंट अमाउंट है जो आपके कुछ महीनों के खर्चे को कवर करेंगे। और चौथा क्वेश्चन, क्या प्रॉपर्टी अच्छी है? जैसे हमने पहले पॉइंट्स गिने, लोकेशन, बिल्डर, कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और रीसेल पोटेंशियल भी देखना चाहिए कि क्या ये घर मैं बेच पाऊंगा वापस। और 5वां क्वेश्चन, क्या आप इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो? अगर आप रेंट पर रहे और कंसिस्टेंटली वो डिफरेंसेस जो आप इन्वेस्ट कर सको, तो रेंटिंग एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी बन सकती है। अभी ये क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि किसको रेंट करना चाहिए। रेंट चुनना एक कोई फेलियर नहीं है। अगर आपका करियर में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है वाइज लोकेशन वाइज, अगर आप शहर बदलते रहते हो, डाउन पेमेंट के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है, प्रॉपर्टी प्राइसेस इनकम के सामने बहुत ज्यादा है, अगर आपका कैपिटल आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में करना है, जैसे कि एक जगह प्रॉपर्टी पे मुझे मेरा सारा पैसा रोक के नहीं रखना है, मैं बहुत अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो रेंटिंग एक सेंसिबल डिसीजन बन जाता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंट आपको फ्लेक्सिबिलिटी खरीद के देता है, आपको घर नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा फ्रीडम आपको जरूर मिलता है। जॉब बदली, घर बदलो, शहर बदला, घर बदलो, फैमिली रिक्वायरमेंट्स बदली, घर बदलो। सो आखिर विनर कौन है? तो क्या रेंट विनर लगा आपको या बाय आपको विनर लगा है? ट्रूथ ये है कि यूनिवर्सली विनर कोई नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म होराइजन पर हो तो रेंट जीत सकता है, आप लॉन्ग टर्म होराइजन पर हो, अच्छी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो आप बाई पे जीत सकते हो कि आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी, आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिला, ईएमआई आपका स्टेबल है, रेंट हर साल बढ़ते रहेगा, तो आप क्या वो अफोर्ड कर पाओगे? अभी आप एक सर्टन ईएमआई अफोर्ड कर पा रहे हो, आप उसको लॉक कर रहे हो, आपका इनकम स्टेबल है, आप लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हो अप्रिसिएशन के लिए, या आपको शॉर्ट टर्म में किधर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आपको दिख रही है, तो उसके ऊपर काफी आपका डिसीजन चेंज करता रहेगा। सो रेंट आपको फाइनेंशियली सुपीरियर लग सकता है बिकॉज आप कम पैसा दे रहे हो, आपका कैश इन हैंड मतलब आपके पास अवेलेबल फंड्स बहुत ज्यादा रहेंगे शॉर्ट टर्म में। सो अगर आप रेंट पर रहकर पैसा बचाते हुए इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बाइंग आपके लिए बहुत बेटर है। कि अगर आप सेंसिबल नहीं हो, आप टाइमली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपके खर्चों पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो बाइंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। मैं आपको ये सवाल जरूर पूछ सकते हो कि आपके लिए फाइनेंशियली और पर्सनली कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लगता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन, घर का सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत समझिए। घर एक असेट है लेकिन साथ ही लायबिलिटी हो सकती है।
एक लाइफस्टाइल चॉइस भी हो सकता है, एक इमोशनल डिसीजन भी हो सकता है। इसलिए घर खरीदने पहले सिर्फ ये मत पूछिए कि प्रॉपर्टी कितने की है, पूछिए प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट क्या लगेगी, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस हो गया, या आपको जीएसटी पे करना है, आपको बाद में रेनोवेट करना पड़ सकता है, बहुत सारे कॉस्ट लग सकते हैं। तो आपका एक टोटल कॉस्ट जानिए। अगर मैं ये घर नहीं खरीदता हूं तो क्या मैं पैसा का बेस्ट यूज क्या होगा, यही कंपैरिजन आपको सही डिसीजन चूज करने में हेल्प करेगी। अगर आप चाहे तो अगली वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन दे सकता हूं कि घर खरीदने पे आपको 20 साल तक क्या क्या कॉस्ट लगेगा, आप कैसे कैसे आपका रहेगा, उसके अगेंस्ट अगर आप रेंट करते हो और अगर आप इन्वेस्ट करते हो डाउन पेमेंट और डिफरेंशियल को, तो आपका वेल्थ 20 साल के बाद घर खरीदने पे क्या होगा, रेंट करने पे जो डिफरेंशियल और डाउन पेमेंट आपने इन्वेस्ट किया होगा उससे आपका क्या रिटर्न हो। और कैलकुलेशन में हम ईएमआई, डाउन पेमेंट, रेंट इंक्रीज, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट रिटर्न सब कुछ इंक्लूड करेंगे। अगर ऐसी रियल लाइफ फाइनेंस वाली वीडियोस आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपको पर्सनल फाइनेंस बाकी सब चीजों के लिए भी काफी हेल्प कर सकता हूँ। और एक बात समझ लीजिए, पर्सनल फाइनेंस में सबसे ज्यादा महंगी गलती कोई साबित हो सकती है तो वो होती है कोई भी डिसीजन कैलकुलेशन के लिए बिना। सो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले दिन पे। थैंक यू।